नमस्कार दोस्तों, मैं इस्पाक खान एजुकेशन पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग मेथड के अंतर्गत डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। तो दोस्तों, डायरेक्ट मेथड जो है उसके बारे में पढ़ते हैं कि इट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट जीटी मेथड, कि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विरुद्ध होता है। दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय माइकल वेस्ट, और इस मेथड को जिसने खोजा था वो थे माइकल वेस्ट। इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस प्रोबेबली इन 1901। ओरिजिनेटेड होता है आविष्कार करना, विकसित करना, इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर, प्रोबेबली शायद तक इन 1901 1901 में, किसे फ्रांस के अंदर 1901 के अंदर इसका आविष्कार किया गया या इसको विकसित किया गया। आगे कह रहा है कि दोस्तों, द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज ए फॉरेन लैंग्वेज इज आल्सो नॉन एज नेचुरल मेथड, मदर्स मेथड, ओरल मेथड्स etc। कि जो डायरेक्ट मेथड है विदेशी भाषा के शिक्षण के लिए, उसको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे नेचुरल मेथड के नाम से, मदर मेथड के नाम से, या ओरल मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वो होता है रीफॉर्मल मेथड। इसे रीफॉर्मल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये जीटी मेथड के अगेंस्ट होता है, विरुद्ध होता है। कि डायरेक्ट मेथड जो होता है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विरुद्ध कार्य करता है। दूसरी बात इसमें याद रखने वाली है कि इसको फाउंड किसने किया। तो उसको फाउंड करने वाले थे, इसके फाउंडर जो थे, इसके खोजकर्ता जो थे, वो माइकल वेस्ट थे। अगली बात जो याद रखने योग्य है वो कि इसका आविष्कार कहाँ किया गया, फ्रांस में। कब किया गया? 1901 के अंदर किया गया। फिर कि इस डायरेक्ट मेथड को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है, और मदर मेथड के नाम से जाना जाता है, रिफॉर्म मेथड के नाम से जाना जाता है, और ओरल मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखते हैं आगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी विशेषता क्या क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं आगे। कि सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग, कि दोस्तों इसके अंदर जो यूनिट ऑफ जो टीचिंग होती है वो क्या होती है? सेंटेंस होती है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर यूनिट ऑफ जो टीचिंग होती है वो वर्ड होती है। और डायरेक्ट मेथड के अंदर जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो सेंटेंस होती है। आगे कह रहा है कि इम्फासाइज ऑन ओरल वर्क्स, कि ये इम्फासाइज करता है, मतलब दबाव डालता है, ऑन ओरल वर्क, मौखिक कार्य के ऊपर। इम्फासाइज होता है दोस्तों दबाव डालना, और ओरल होता है मौखिक, वर्क होता है कार्य। कि ये जो मेथड है वो मौखिक कार्यों के ऊपर क्या डालता है? दबाव डालता है। अगली विशेषता बता रहा है कि क्रिएटिंग डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडियाज। डायरेक्ट बॉन्ड का अर्थ होता है दोस्तों सीधा संबंध स्थापित करना, बिटवीन, बीच में, वर्ड एंड आइडियाज, शब्दों और विचारों के बीच में। कि ये जो मेथड है वो शब्दों और विचारों के बीच में सीधा संबंध स्थापित करता है। आगे कह रहा है कि यूज ऑफ मदर टंग इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड होता है दोस्तों इग्नोर करना। इग्नोर करना मतलब उपेक्षा करना। कि ये जो मेथड होता है, जो डायरेक्ट मेथड होता है दोस्तों, वो मदर टंग जो होती है, मातृभाषा जो होती है, उसकी उपेक्षा करता है। कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि इसके अंदर मातृभाषा का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। अगली विशेषता बता रहा है कि ग्रामर इज टॉट इन डिडक्टिवली, कि इसके अंदर जो ग्रामर का शिक्षण दिया जाता है वो इन डिडक्टिवली, आगमन विधि के द्वारा दिया जाता है।
इनडिडक्टिवली जो होता है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है दोस्तों? ये विधि हमारे हिंदी शिक्षण के अंदर भी लगती है, आगमन विधि। तो आगमन विधि होती क्या है? आगमन विधि के अंदर हम क्या देते हैं? पहले उदाहरण देते हैं और उसके बाद इसके अंदर नियम बताए जाते हैं। अब इसको याद कैसे रखोगे कि एक तो होता है डिडक्टिवली और एक होता है इनडिडक्टिवली। तो इनडिडक्टिवली से देखो, आई से क्या स्टार्ट होता है? आई ई से जैसे एग्जाम्पल होता है, आई से मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है? पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे इसको और उसके बाद इसके रूल बताएंगे। और डिटेक्टिवली होता है, उसमें क्या बताते हैं? पहले नियम बताते हैं और उसके बाद उदाहरण बताते हैं, यानी एग्जाम्पल बताते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है कि इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है? सेंटेंस। और ये ओरल वर्क के ऊपर क्या करता है? मौखिक कार्य के ऊपर दबाव डालता है। और ये विचारों और शब्दों और विचारों के बीच में सीधा संबंध स्थापित करता है। और इसके अंदर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें जो ग्रामर सिखाया जाता है वो आगमन विधि के द्वारा सिखाया जाता है। यही बात है इसकी विशेषताओं के अंतर्गत। आगे देखते हैं अगली विशेषता है दोस्तों इसकी, कि सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। सॉरी, ये आ गया पीछे। ट्रांसलेशन एंड फॉर्मल ग्रामर आर इग्नोर्ड। कि दोस्तों डायरेक्ट मेथड के अंदर ट्रांसलेशन क्या होता है? अनुवाद करना। एंड फॉर्मल ग्रामर, फॉर्मल होता है औपचारिक, ग्रामर व्याकरण, आर इग्नोर्ड उपेक्षा की जाती है। कि इसके अंदर अनुवाद करने और औपचारिक ग्रामर की उपेक्षा की जाती है, कि इसके अंदर उच्चारण नहीं किया जाता मातृभाषा के अंदर। ट्रांसलेशन का अर्थ है कि इसके अंदर मातृभाषा के अंदर हम अंग्रेजी को उच्चारित नहीं कर सकते। और फॉर्मल मतलब औपचारिक, ग्रामर मतलब व्याकरण, आर इग्नोर्ड, कि औपचारिक ग्रामर का भी इसमें क्या की जाती है? उपेक्षा की जाती है। फॉलोज द मैक्सिम ऑफ टीचिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कि दोस्तों इसकी जो मैक्सिम होती है, इसकी जो कहावत होती है, कहने का अर्थ है इसको सीखते कैसे हम? तो इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी पहले तो जो साधारण बातें होती है, आसान जो चीज़ें होती हैं उसको सीखते हैं। उसके बाद जो कठिन चीज़ें होती है, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, जो कठिन चीज़ें होती है उसके बाद सीखते हैं। एंड कॉन्क्रीट एंड टू अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट होती है मूर्त चीज़ें और एब्स्ट्रैक्ट होती है अमूर्त चीज़ें। कि पहले तो वो चीज़ें सीखते हैं जो हमें दिखाई दे रही है, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त चीज़ें, फिर उनके बारे में सीखते हैं या जानते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते या जिसको हमने देखा नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो सीधी सी बात यही है दोस्तों कि इसको हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखते हैं, कि पहले साधारण चीज़ें यानी पहले सिंपल चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद कठिन चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर पहले मूर्त चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद अमूर्त चीज़ों को सीखते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। एडवांटेज, कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो इसके लाभ क्या होते हैं दोस्तों? कि दिस इज ए नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग, कि ये शिक्षण का एक नेचुरल मेथड है, जो पहले भी आ चुका है कि ये एक नेचुरल मेथड है। बिकॉज इंग्लिश इज टॉट इन द सेम वे एज मदर टंग इज टॉट, कि इसमें अंग्रेजी को वैसे ही सिखाया जाता है जैसे कि हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। कहने का अर्थ इसकी यही है कि इसके अंदर हम अंग्रेजी को अंग्रेजी के अंदर ही सीखते हैं, मातृभाषा का प्रयोग इसमें नहीं करते। जिस प्रकार हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं उसी प्रकार इसको इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हैं। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड, ये आधारित होता है, ऑन एजुकेशनल शैक्षणिक और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर। कि ये जो इसका लाभ क्या है कि ये मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित होता है। इसका लाभ है कि एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक एंड प्रिंसिपल सिद्धांत, कि ये शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसकी अगली एडवांटेज देखते हैं। कि अगली एडवांटेज है इसकी, इट इज इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग।
जो पहले मैंने आपको बात बताई थी कि इसके अंदर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, वही बता रहा है कि इट इनेबल्स होता है सक्षम बनाता है स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को टू अंडरस्टैंड समझाने के अंदर इंग्लिश अंग्रेजी को, कि ये विद्यार्थियों को अंग्रेजी समझाने के सक्षम बनाता है विदाउट बिना दी हेल्प ऑफ मदर टंग, बिना किसी मातृभाषा के सहयोग लिए हुए ये अंग्रेजी को विद्यार्थियों को समझाने में सक्षम बनाता है। इसकी अगली विशेषता है इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच, कि इसके अंदर भाषा की प्रभावता पर ध्यान दिया जाता है। किस पर? भाषा की प्रभावता मतलब तेज गति से पढ़ने पर ध्यान दिया जाता है। इट फॉलोज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज स्किल LSRW। इट फॉलोज होता है अनुसरण किया जाता है, द प्रॉपर उपयुक्त, सीक्वेंस क्रम का, ऑफ लर्निंग सीखने की, लैंग्वेज भाषा, स्किल कौशल, कि इसके अंदर भाषा के जो चारों कौशल होते हैं, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, कि भाषा के जो चार कौशल होते हैं इनका इसके अंदर प्रॉपर रूप से यानी उपयुक्त रूप से इसका अनुसरण किया जाता है। कहने का अर्थ है कि इसके अंदर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का चारों का उपयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं डिसएडवांटेज, कि इसकी हानियां क्या क्या हैं। जो डायरेक्ट मेथड हम पढ़ते हैं उससे हमें हानि क्या क्या होती है, किन किन हानियों का इसके अंदर प्रयोग क्या होता है जो हमें समझ में नहीं आता ये डायरेक्ट मेथड, कि इट इज एन इनकम्प्लीट मेथड because it is gives more emphasis on listening and speaking. It is an incomplete method. Incomplete मतलब अपूर्ण, कि एक अपूर्ण विधि है, बिकॉज क्योंकि इट इज गिव्स मोर एम्फासाइज ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि ये बहुत अधिक दबाव डालता है किस पर? सुनने पर और बोलने पर, कि ये अपूर्ण विधि है। इसकी हानि क्या है कि ये अपूर्ण विधि इसलिए है कि ये बहुत ज़्यादा दबाव डालता है किस पर? लिसनिंग पर, सुनने पर, एंड स्पीकिंग बोलने के ऊपर। दोस्तों दूसरी विशेषता ये क्या बता रहा है कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। एक्सपेंसिव होता है महंगा, मेथड विधि, कि जो डायरेक्ट मेथड होता है दोस्तों वो बहुत अधिक महंगा होता है। अगली विशेषता के बारे में देखते हैं, इसकी हानि के बारे में देखते हैं कि इट इज़ नॉट यूजफुल इन क्राउडेड क्लासेस। ओवर क्राउडेड होता है शोरगुल वाली क्लासेस, कक्षाओं के अंदर, कि यूजफुल मतलब उपयोगी, नॉट मतलब नहीं, कि ये ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए उपयोगी नहीं है, यानी जहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है उन क्लासों के लिए ये उपयोगी नहीं है। अगली इसकी हानि क्या है कि इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड, और इस मेथड के अंदर टाइम है वो अधिक लगता है, समय है वो अधिक लगता है। इसकी अगली हानि है कि लैक ऑफ ट्रेन टीचर, कि भारत के अंदर लैक मतलब कम, ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित, टीचर मतलब अध्यापक, कि यहाँ पर जो भारत है यहाँ पर ट्रेंड यानी प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है। यहाँ पर भारत के अंदर प्रशिक्षित जो अध्यापक है डायरेक्ट मेथड के वो नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए कि लैक ऑफ ट्रेन टीचर की यहाँ पर जो ट्रेन टीचर होते हैं, प्रशिक्षित जो अध्यापक होते हैं डायरेक्ट मेथड के, वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। थैंक यू।